हेलो स्टूडेंट, केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल में मैं कन्हैया जी पांडे आपका स्वागत करता हूं। तो विद्यार्थीगण, आइए आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के राजनीति शास्त्र वर्ग दसम बिहार बोर्ड तथा अन्य सभी बोर्डों की परीक्षाओं के लिए पाठ 1 सत्ता में साझेदारी के कुछ बहुवैकल्पिक प्रश्नों के ऊपर बारी बारी से चर्चा करते हैं। ये सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभकारी हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में औरतों के लिए कहाँ आरक्षण की व्यवस्था की गई है? लोकसभा में, विधानसभा में, मंत्रिमंडल में या पंचायती राज संस्थाओं में? तो इसका उत्तर होगा पंचायती राज संस्थाओं में 33% महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है। हमारा दूसरा प्रश्न है, सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं है? राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए, राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व के लिए, अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों को सत्ता में जोड़ने के लिए और सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा कराने के लिए। तो हमारा उत्तर होगा सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए आवश्यक नहीं है। हमारा तीसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सही है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई है। हमारा दूसरा ऑप्शन है, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई है। हमारा तीसरा ऑप्शन है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई है। तो विद्यार्थीगण, हमारा उत्तर यही सही है। और हमारा चौथा ऑप्शन है, भारत की राजधानी दिल्ली में एक अलग सरकार गठन की गई है। तो हमारा उत्तर होगा बेल्जियम में एक अलग सरकार की गठन की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? किंग मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कॉलिंस और जेड गूडी? तो हमारा उत्तर होगा जेड गूडी ये समर्थक नहीं थी। हमारा पांचवा सवाल है, सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित हुई है? तो हमारा उत्तर होगा बेल्जियम में। हमारा प्रश्न संख्या 6 है, इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? तो हमारा ऑप्शन है, स्थिरता एवं आंतरिक कलह में बढ़ोतरी, मतभेदों के मध्य टकराव में कमी, समुदायों के मध्य टकराव में कमी। और चौथा ऑप्शन है, निर्णय लेने की प्रक्रिया में आवश्यकता से विलंब। तो हमारा उत्तर होगा समुदायों के मध्य टकराव में कमी। अब हमारा प्रश्न संख्या 7 है, बेल्जियम के किस शहर में स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई? बेलोनिया, ब्रुसेल्स, मर्चेंटम, मून्स? उत्तर होगा मर्चेंटम में, मर्चटेम में। हमारा प्रश्न संख्या 8 है, भारत की वित्तीय राजधानी कहलाती है? तो उत्तर होगा मुंबई। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी या वित्तीय राजधानी कहा जाता है। हमारा प्रश्न संख्या 9 है, श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी से संबंधित कथनों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बहुसंख्यक सिंगलभाषी के हितों की अनदेखी का प्रयास है, अल्पसंख्यकों का प्रभुत्व कायम रखने का प्रयास, ये भी गलत है, श्रीलंकाई सरकार की नीतियों के द्वारा सिंगली भाषी बहुसंख्यकों का वर्चस्व, ये हमारा सही उत्तर है। हमारा प्रश्न संख्या 10 है, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया है? भारत, श्रीलंका, बेल्जियम या नेपाल? हमारा उत्तर होगा बेल्जियम में। हमारा प्रश्न संख्या 11 है, भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? इसका उत्तर होगा 33%। हमारा प्रश्न संख्या 12 है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? तो हमारा उत्तर होगा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की भारत में व्यवस्था की गई है। हमारा प्रश्न संख्या 13 है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1 है, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यही उत्तर हमारा सही है। ऑप्शन 2 है, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, यह गलत है, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी है, ये सही है। इसमें से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर हो गया, यह धर्म के आधार पर लोगों में भेदभाव की मनाही करता है। हमारा प्रश्न संख्या 14 है, जाति पर आधारित विभाजन निम्नलिखित में से किस देश में पाई जाती है? नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन या भारत? तो उत्तर होगा भारत में।
हमारा प्रश्न संख्या 15 है, श्रम के लैंगिक विभाजन के परिणाम निम्नलिखित में से क्या हुए। तो स्त्रियां जो है चार दीवारी में सिमट कर रह गई। बाकी इसका प्रभाव जो है, जब सिमट कर रह गई तो आर्थिक रूप से विपन्न भी रह गई, उनकी स्वतंत्रता छीन गई और वे श्रम करने की बीमारी से भी बच गई। हमारा प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता का आधार क्या है। तो दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ छवियां और सामाजिक भूमिकाएं ये लैंगिक विभाजन के लिए उत्तरदायी कारक है। हमारा प्रश्न संख्या 17 है, सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीति पर भी पड़ती है। लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें जाहिर करना संभव है, ये भी सही है। लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है, ये भी सही है। लेकिन लोकतंत्र सामाजिक विभाजन देश को विखंडन की ओर ले जाता है, यह गलत ऑप्शन है। यही हमारा उत्तर होगा। लोकतंत्र कभी भी लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन जो है विखंडन की ओर नहीं ले जाता है। हमारा प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित बयानों में सही बयान कौन है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में ही सामाजिक विभेद उत्पन्न होते हैं, यह गलत है। सामाजिक विभेद, हमारा दूसरा ऑप्शन है, सामाजिक विभेद पर राजनीति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हमारा तीसरा ऑप्शन है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है, यही उत्तर हमारा सही है। सामाजिक विभेद हमेशा लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए घातक होते हैं, ये गलत है। एक लोकतांत्रिक देश में एक व्यक्ति के कई पहचान हो सकते हैं। प्रश्न संख्या 19, भारतीय संविधान में वर्णित स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1 है, संविधान के अनुच्छेद 17 के में सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, गलत है। संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है, ये कथन सही है। हमारा प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित में से सही कथन कौन है। ऑप्शन 1 है, बड़े लोकतांत्रिक देशों में ही सामाजिक विभेद उत्पन्न होते हैं। दूसरा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति के कई पहचान होती हैं। सामाजिक विभेद का राजनीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सामाजिक विभेद हमेशा लोकतंत्र के लिए घातक नहीं होता है। हमारा उत्तर होगा, सामाजिक विभेद हमेशा लोकतंत्र के लिए घातक नहीं होता है। हमारा प्रश्न संख्या 21 है, निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा। तो हमारा उत्तर होगा यूगोस्लाविया को। हमारा प्रश्न संख्या 22 है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। इसका उत्तर होगा सांप्रदायिक। हमारा प्रश्न संख्या 23 है, इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ। तो हमारा उत्तर होगा 1918 में। हमारा प्रश्न संख्या 24 है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी। तो हमारा उत्तर होगा 10.68%। हमारा प्रश्न संख्या 25 है, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है। तो उत्तर होगा 61। हमारा प्रश्न संख्या 27 है, अधिकारों और अवसरों के मामले में महिला को विशेष प्रश्रय देने वाला व्यक्ति नारीवादी कहलाता है। हमारा उत्तर होगा नारीवादी। हमारा प्रश्न संख्या 27 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं। तो उत्तर होगा 65.46%। हमारा प्रश्न संख्या 28 है, एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है परंतु वह अपनी जाति व्यवस्था में अपने विश्वास की तिलांजलि नहीं दे सकता। यह कथन जगजीवन राम का है। हमारा प्रश्न संख्या 29 है, बांग्लादेश का उदय कब हुआ। तो 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का उदय हुआ था। हमारा प्रश्न संख्या 30 है, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 में पंचायती संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो इसका उत्तर होगा 50%। प्रश्न संख्या 31 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया 1975 में। हमारा प्रश्न संख्या 32 है, सामाजिक विभेद का मूल कारण क्या है। तो इसका उत्तर होगा जन्म। हमारा प्रश्न संख्या 33 है, इनमें से कौन लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है। तो उत्तर होगा विविधताओं में सामंजस्य का अभाव एवं संघर्ष। हमारा प्रश्न संख्या 34 है, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिकों के संघर्ष के लिए कौन सा देश जाना जाता है। तो उत्तर होगा आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड। हमारा प्रश्न संख्या 35 है, श्वेत और अश्वेत के झगड़े का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा देश है। तो उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका।
इस प्रकार विद्यार्थी आज हमने राजनीति शास्त्र के पाठ 1 लोकतंत्र में सत्ता में साझेदारी के कुछ महत्वपूर्ण बहुवैकल्पिक प्रश्नों को आपके समक्ष रखा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल KJ नॉलेज हब को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।